नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। हिंदी शिक्षक इस YouTube चैनल पर एक नई वीडियो लेकर आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा दूसरी इकाई अतीत के पत्र, इस पाठ के लिए आज हम आरंभ करने वाले हैं। ये भाग पहला है, अतीत के पत्र, और इसकी विधा है पत्र। रचनाकार इसके दो हैं, विनोबा भावे और गांधी जी। पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम इन दोनों लेखकों का परिचय लेंगे। वैसे तो ये दोनों लेखक किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हर भारतवासी इनके बारे में जानता है। केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। तो विनोबा जी भावे जो है ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं। महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने कारावास भी भोगा है सन 1932 में। और सबसे मुख्य बात, भूदान आंदोलन का जब जब नाम लिया जाता है तो उसके साथ विनोबा जी भावे का नाम भी उतना ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने 1951 से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधीवादी विचारधारा पर चलते हुए समाज में एक परिवर्तन लाना चाहिए, एक सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए, और गरीबों के प्रति उनके मन में एक सहानुभूति की भावना थी। उनके लिए कुछ किया जाए, जो गरीब है, निर्धन है, शोषित है और भूमिहीन है। उनके लिए उन्होंने भूदान आंदोलन के अंतर्गत पूरे देश में 200 किलोमीटर से भी अधिक पैदल यात्रा की थी, और जो बड़े बड़े ज़मींदार थे या जो जिनके पास काफ़ी मात्रा में ज़मीन थी, उनसे उन्होंने दान के रूप में ज़मीन प्राप्त की थी। ऐसा कहा जाता है कि करीबन 40-45 एकड़ भूमि इसके द्वारा प्राप्त हुई थी, और इनमें से कई सारी भूमि गरीबों के लिए और भूमिहीनों के लिए ये दान में दी गई थी, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा में आ सके। दूसरे लेखक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बच्चा बच्चा उन्हें बापू के नाम से जानता है। जैसा कि मैंने बताया, पाठ का नाम है अतीत के पत्र। दोनों लेखकों का मैंने आपको परिचय दिया है। फिर से हम अभी और थोड़ा परिचय जानेंगे। विनोबा भावे जी, जिनका पूरा नाम है विनायक नरहरि भावे, जन्म उनका हुआ 11 सितंबर 1895 में। सतारा के वाई में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 15 नवंबर 1982 में हुई। आप स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गीताई, अर्थात मराठी में गीता का किया हुआ अनुवाद, गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरे रचनाकार है महात्मा गांधी जी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ और मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि आत्मकथा थी, हिंदी स्वराज्य या इंडियन होम रूल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। अब हम गद्य संबंधी जानेंगे। यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है, अर्थात दिखाई देती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृव्रत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। अतीत के पत्र यानी भूतकाल में लिखे हुए पत्र, वो अब क्या है ये हम देखेंगे तुरंत। विद्यार्थी मित्रों, देश को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा है, और ऐसे कई व्यक्ति केवल गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने
उन्हीं को अपना गुरु मानकर अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और वो आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। सादगी, सरलता, अहिंसा, करुणा जिनके बारे में वो जाने जाते हैं, वही गुण उन्होंने अपने अंदर भी धारण किए। उन्हीं में से शास्त्री भी थे और अब ये दूसरे विनोबाजी भावे। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पूज्य बापूजी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी जिसका नाम था साबरमती आश्रम। और इस आश्रम में काफ़ी दिनों तक विनोबाजी भावे भी रहे थे। और इस आश्रम में रहते हुए जब उन्हें एक बार बाहर जाना पड़ा था 1 साल के लिए, तो उस 1 साल के अंदर उन्होंने कौन कौन से कार्य किए और आश्रम के प्रति उनकी भावनाएं क्या थी, ये हम जानेंगे अभी पाठ की शुरुआत में। यहाँ पर 2 पत्र है। पहला जो पत्र है वो विनोबा भावे ने पूज्य बापूजी को लिखा हुआ, और दूसरा जो पत्र है वो उत्तर के रूप में पूज्य बापूजी ने विनोबा जी को लिखा हुआ। आइए सबसे पहले हम पहले पत्र को आरंभ करते हैं। परम पूज्य बापूजी, 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वाई रहकर आश्रम लौट आऊँगा, पर 1 साल बीत गया फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। विद्यार्थी मित्रों, अचानक उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो अपने स्वास्थ्य के सुधार के लिए उन्होंने आश्रम छोड़ दिया, मतलब हमेशा के लिए नहीं। तो ये सोचकर कि 2-4 महीनों में मैं वाई में रहकर, जो उनका जन्म स्थान था, वहाँ रहकर मैं लौट आऊँगा, लेकिन 1 साल बीत जाने पर भी वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए और इस बात का उन्हें दुख भी है। आगे वो कहते हैं, पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। वो कबूल करते हैं। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। मामा फड़के यानी विष्णु लक्ष्मण फड़के, जो कि आश्रम का भी कामकाज संभालते थे और गांधी विचारधारा से वो काफ़ी प्रभावित थे, तो उन्होंने संपर्क किया था पत्र के माध्यम से। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसे मेरी श्रद्धा बन गई है। ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, आश्रम के प्रति उनके दिल में कितनी तड़प है, कितनी निष्ठा है, कितना प्यार है और कितना कुछ करना चाहते हैं, ये इस वाक्य से सिद्ध होता है। वो कहते हैं कि मेरे हृदय में आश्रम ने एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, मतलब बल्कि मेरा जन्म जो है, ईश्वर ने शायद मुझे इसी आश्रम में काम करने के लिए पैदा किया है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है, यानी ये मेरी आश्रम के प्रति भावनाएं हैं, फिर भी प्रश्न ये उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। जैसे कोई लाडला बालक जो होता है अपनी माँ से कभी जुदा नहीं हो सकता, उसी तरह ये आश्रम मेरा लाडला है, मैं आश्रम का लाडला हूँ, और इसके बावजूद भी 1 साल तक मैं बाहर कैसे रह पाया, ये वो बताना चाहते हैं। सबसे पहला कारण तो उन्होंने अस्वास्थ्य का दिया है, अपनी बीमारी का दिया है, लेकिन अब वो विस्तार से बताते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी विनोबा भावे को मानता है या गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित है, उन्हें ज़रूर इन बातों का अनुकरण करना चाहिए। वो कहते हैं, जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। जब 10 साल के थे, काफ़ी छोटी उम्र के थे, तभी से उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत यानी किसी भी भिन्न लिंगी आकर्षण मन में न रखना, विषय विकार मोह हटाकर देश सेवा करने का संकल्प व्रत उन्होंने लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी, तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था। तो उन्हें संस्कृत भाषा से काफ़ी लगाव था और संस्कृत भाषा में लिखी हुई भागवत या जो गीता है पूरे भारत में
बड़ी पूज्य मानी जाती है, घर घर में उसका पठन किया जाता है, तो उन्हें वो बचपन से ही उसका अध्ययन करने का शौक़ लग गया था, दिलचस्पी पैदा हो गई थी। पर पिताजी ने इसके अलावा दूसरी भाषा के रूप में फ्रेंच लेने की आज्ञा दी, लेकिन इसके बावजूद भी गीता के प्रति या संस्कृत के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ, ऐसा वो बताना चाहते हैं। तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। यही वो समय उन्हें अच्छा लगा कि इस समय मुझे वेदांत का अभ्यास करना चाहिए। हमारी संस्कृति में वेदांतों का काफ़ी महत्व है। वेदांत यानी सभी वेदों का सार, और वो अध्ययन करने की इच्छा उनके मन में पैदा हो गई। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। बताया उन्होंने, नारायण शास्त्री मराठे ये जो व्यक्ति थे, जो कि आजन्म ब्रह्मचारी थे, जीवन भर अविवाहित के रूप में वो रहे, और उन्होंने जैसे विद्यार्थियों को वेदांत सिखाने का एक संकल्प लिया था। वहाँ पर जो है वाई में, सातारा जिले में जो वाई है, कृष्णा के किनारे बसा हुआ ये जो धार्मिक क्षेत्र है, वहाँ वेदों के बारे में या वैदिक शिक्षा देने वाली प्रज्ञा पाठशालाएं भी चलाई जाती है। तो वहाँ पर वेदांत का ज्ञान उन्हें अच्छी तरह से मिल सकता था, इसलिए उनके मन में वेदांत का ज्ञान लेने की इच्छा प्राप्त हो गई। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। वेदांत के अलावा उपनिषद इनका भी अध्ययन करने का उन्हें लोभ प्राप्त हो गया। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। जैसे कोई छोटा बालक कोई भूल होने पर अपने पिताजी को सफाई देता है, उसी तरह अपने गुरु या गांधी जी को पिता के समान मानने वाले विनोबा जी भावे सफाई दे रहे। इसे सफाई तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उतने कालावधि में बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ, आगे और भी वो विवेचन दे रहे। जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। विद्यार्थी मित्रों, ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने आरोग्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। कहते हैं कि सर सलामत तो पगड़ी 50, है ना। हमारा स्वास्थ्य सबसे अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, तभी हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। और उनका स्वास्थ्य तो उन दिनों ठीक नहीं चल रहा था विनोबा जी भावे का। तो उन्होंने देखिए कौन कौन से उपाय आजमाए। मैंने 10-12 मील घूमना शुरू कर दिया। कम से कम आप समझ सकते हैं कि 18-20 किलोमीटर चलना या घूमना उन्होंने शुरू किया। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। पुराने ज़माने में ऐसी पत्थर की चक्कियाँ होती थी और जिनके माध्यम से अनाज पीसा जाता था। हमारी नानियों ने, हमारे दादियों ने ये काम किया है, और इसीलिए कहा जाता है कि पुराने ज़माने की महिलाएं निरोगी हुआ करती थी। विनोबा भावे ने भी ये काम किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है। वो उस समय की वर्तमान की बात करते हैं कि वो हर दिन कितने, आज तो हम कहते हैं कि 12 सूर्य नमस्कार भी कर लिए, तो उसमें सभी प्रकार के आसन समाहित होते हैं और एक उत्कृष्ट व्यायाम हो जाता है। अपने स्वास्थ्य सुधार के बारे में अगर कहा जाए तो उसमें जितना व्यायाम का महत्व है उतना ही आहार का भी महत्व होता है। तो आहार के बारे में उन्होंने देखिए क्या कहा है। पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, इसका मतलब उनके भोजन में नमक का समावेश था। बाद में उसे छोड़ दिया। उन्हें पता चला कि नमक हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, तो उन्होंने छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। कई सारे लोग होते हैं जो अपने आरोग्य के प्रति जागरूक होते हैं, या कुछ कभी डॉक्टर भी कहते हैं, जैसे डायबिटीज़ की बीमारी हो गई है या अन्य कोई बीमारी हो गई है, तो नमक और चीनी या शक्कर बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। जो तीखे मसालेदार चीज़ें होती है वो भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये सारी हमारे
जीभ के चोंचले हैं। तो विनोबा भावे ने तो ये खाना छोड़ ही दिया, ना नमक खाएंगे और ना ही मसाले। दूध शुरू किया। दूध तो हमारी सेहत के लिए काफ़ी हद तक अच्छा होता है। वो कहते हैं बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। दूध में कई सारे पौष्टिक तत्व होते हैं और आरोग्य के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आगे जाकर वो कहते हैं फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है, यानी दूध भी नहीं पीऊँगा। 1 महीना केले, दूध और नींबू पर बिताया, इससे ताकत कम हुई। केले, दूध और नींबू ये भी आरोग्य के लिए अच्छी चीज़ें हैं। कभी कभी हमारे घर में अगर स्वादिष्ट भोजन बनता है लेकिन वो गरिष्ठ भोजन होता है, पचने में तकलीफ़ होती है, लेकिन हम भरपेट खा लेते हैं डकार आने तक। हम ये भी नहीं सोचते कि इतना सारा भोजन कर लेने के बाद ये ठीक से हज़म नहीं होगा, हमें तकलीफ़ होगी। लेकिन यहाँ तो विनोबा भावे जी पहले ही कम खा रहे थे और उसमें से भी उन्होंने नमक मसाले वो त्याग दिए और जल्दी ही दूध भी वो त्यागने वाले हैं। दूध भी नहीं वो पिएंगे। उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ है कि उनकी ताकत थोड़ी कम हो गई है। अब उन्होंने हुए कार्य के बारे में वो आगे बताते हैं। कार्य, गीता का वर्ग चलाया। गीता बड़ी पूजनीय है हमारे हिंदू समाज में। 18 अध्याय और 700 श्लोक जिसमें है। महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान पर श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था उसका सार उसमें है, वो गीता। इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना पारिश्रमिक के, यानी बिना कोई भी मेहनत आना लिए बिल्कुल निस्वार्थ रूप से उन्होंने ये गीता विद्यार्थियों को सिखाई। दूसरा कार्य है उनका ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय। ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर की महान रचना है जिसमें करीबन 1000 ओवियाँ हैं, पंक्तियाँ हैं। ये भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाया जिसमें 4 विद्यार्थी थे। उपनिषद 9, उनकी संख्या 9 थी। इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे। उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं कि मैं जो वर्ग चला रहा हूँ इसमें 100 विद्यार्थी है या 50 है या 2 है। वह जो है सामने अपना ज्ञान बांटने का पवित्र कार्य जारी रखा। चौथा महत्वपूर्ण कार्य है हिंदी प्रचार। मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता। वो ईमानदारी से यह कबूल करते हैं कि वो ठीक से हिंदी नहीं बोल सकते, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा। अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। देखिए, अंग्रेजी भाषा भी उन्हें अच्छी तरह से अवगत थी और इसीलिए उन्होंने वो 2 विद्यार्थियों को सिखाई। यात्रा लगभग 400 मील। आप समझ सकते हैं कि 400 मील यानी करीबन 600 साढ़े 600 किलोमीटर के आसपास इतनी लंबी यात्रा उन्होंने पैदल की। जिस व्यक्ति का भोजन इतना कम है और ये व्यक्ति 400 मील की यात्रा कर सकता है, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे लोग आजकल के ज़माने में नहीं मिलेंगे विद्यार्थी मित्रों। राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले भी देखे उन्होंने। राजगढ़ के बारे में कहा जाता है कि हमारे शिवाजी महाराज ने मुरुमदेव जो पहले वाला पुराना किला था उसका जीर्णोद्धार करते हुए उसका राजगढ़ नाम रखा था। दूसरा सिंहगढ़ जो है जिसका पहले वाला नाम था कोंडाणा, जहाँ पर तानाजी मालुसरे ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था। और तीसरा है तोरणगढ़। स्वराज्य स्थापना करते हुए ये पहला किला शिवाजी ने प्राप्त किया था और वहीं से उन्होंने स्वराज्य का तोरण बांधा था। इसका प्राचीन नाम था प्रचंडगढ़। तो ये सारे किले उन्होंने देख डाले। अगला मुद्दा वो बताते हैं कि प्रवास करते समय गीताजी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए। उन्हें प्रवचन करने में, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने में बड़ा आनंद आता था। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊँगा
और वहाँ से रेल से आश्रम पहुँचूँगा। यानी आश्रम पहुँचने से पहले वो मुंबई भी जाना चाहते हैं। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। जिस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनका आदर्शवादी आचरण देखकर सैकड़ों, हज़ारों, लाखों उनके अनुयायी बन गए थे, उसी तरह विनोबा जी भावे का आचरण देखकर एक विद्यार्थी उनके साथ उनका अनुकरण करते हुए प्रवास कर रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। गीता वो सीखना चाहता है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुंचूंगा। आप जानते होंगे चैत्र शुक्ल 1 को हमारे मराठी नए साल की शुरुआत भी होती है। गुड़ी पड़वा का त्यौहार हम मनाते हैं और तब तक वो लौट आएंगे, ऐसा उन्हें विश्वास है। वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। उसमें एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। अब वो वाई में किए हुए और एक कार्य की बात कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था उसका निर्माण किया और उसके अंतर्गत क्या क्या है, तो सबसे पहले वाचनालय, और इसकी सहायता के लिए यानी वाचनालय में अधिक से अधिक पुस्तकों का समावेश हो सके, उसके लिए उन्होंने लोगों के पास जाकर कोई चंदा वगैरह नहीं मांगा, बल्कि यहाँ देखिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। श्रमदान के माध्यम से चक्की पीसने का कार्य शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि केवल उस विद्यार्थी मंडल से जुड़े हुए विद्यार्थियों को उन्होंने आदेश दे दिया और वो खाली हाथ बैठे रहे। नहीं, सबसे पहले मैं से शुरुआत होनी चाहिए हर काम की। तो ये काम उन्होंने स्वयं शुरू किया और साथ में 15 विद्यार्थी भी जुड़ गए। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते उनका काम हम करते, यानी 1 पैसे में 2 सेर हिसाब से हम करते और ये पैसे वाचनालय को देते। अधिक से अधिक पुस्तकें उन्हें वहाँ पर रखनी थी और इसी काम के लिए वो निष्ठापूर्वक ये चक्की पीसने का काम कर रहे थे। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। अमीर गरीब सारे लड़के यहाँ पर शामिल हो गए थे। देखिए, जब हमारे मन में ये जज्बा पैदा हो जाता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, फिर वो मैं पैसे वाला हूँ या मैं गरीब हूँ, ये भेद वो अपने सामने कभी नहीं रखता। यह वर्ग कोई 2 मास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें एकत्रित हो गई। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 400 पुस्तकें वहाँ आने के बाद न जाने कितने सारे विद्यार्थियों ने उसका लाभ लिया होगा। अगला कार्य वो बताते हैं, सत्याग्रहाश्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया। गांधी जी का मुख्य हथियार क्या था हम अच्छी तरह से जानते हैं, सत्याग्रह। चाहे वो नमक का सत्याग्रह हो या फिर चंपारण्य का वो सत्याग्रह हो। तो सत्य का आग्रह यानी सत्याग्रह, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। तो इन तत्वों का प्रचार करने का भी उन्होंने तहे दिल से प्रयास किया। जो लोग एक अच्छा कार्य लेकर आगे बढ़ते हैं, पहले तो वो अकेले होते हैं, लेकिन उनके कार्य से प्रभावित होकर अपने आप उनके पीछे लोगों का तांता सब लग जाता है। उसी तरह 10-15 मित्र उनके बड़ौदा में जुट गए थे या मिल गए थे। इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है, स्वयं वो आ गया है लोक सेवा के लिए। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। अगर आप शेगांव में गए होंगे, गजानन महाराज का वो संस्थान है, तो वहाँ पर कई सारे स्वयं सेवक न जाने कौन कहाँ का है वहाँ पर आते हैं और कोई भी काम बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं। कई सारे लोग वहाँ पर हाथ में कपड़ा लेकर, पोंछा लेकर, झाड़ू लेकर वहाँ की फर्श की सफाई करते हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपको तनख्वाह कितनी मिलती है, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा मार्मिक था कि ये काम हम किसी तनख्वाह के लिए नहीं करते, ये काम करने के बाद हमें बड़ा आत्मिक आनंद मिलता है और इसी के तहत हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही मित्र है
विनोबा भावे जी के। इस संस्था के वार्षिकोत्सव में गया था। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया, आगे क्या करना है, इसकी चर्चा। जैसे हम अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में स्नेह सम्मेलन लेते हैं या वार्षिकोत्सव लेते हैं, और इसमें पूरे साल का लेखा जोखा भी होता है, अच्छे अच्छे कार्यक्रम की प्रस्तुति होती है। लेकिन ये थोड़ा वार्षिकोत्सव अलग प्रकार का है। सारे सभासद जो है यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, क्या काम किया है और आगे भविष्य में क्या काम करना है, इसकी चर्चा होती है। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। हिंदी तो हमारी जान है, हमारी राष्ट्रभाषा है, देश के बहुत सारे काम हिंदी में चलते हैं, तो हिंदी निहायत ज़रूरी है। इसकी महत्ता को जानते हुए उन्होंने हिंदी प्रचार करने का विचार सबके सामने रखा। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम ज़रूर करेगी। उन्हें पक्का भरोसा था उस संस्था पर। आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है, उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी। महात्मा गांधी जी भी हिंदी का प्रसार करने में बहुत आगे रहे, और उसी तरह ये संस्था भी ज़रूर अपना अच्छा योगदान करेगी, ऐसा विश्वास भावे जी को है। अंत में सत्याग्रहाश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा, यह कहना आवश्यक है। विद्यार्थी मित्रों, मनुष्य कितना धन संपत्ति वाला है या कितने बाल बच्चों वाला है, वो किस बंगले में रहता है या झोपड़ी में रहता है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसका आचरण कैसा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति से युक्त है या अनीति से युक्त है, तो ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अस्वाद व्रत, इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। जिन चीज़ों का बहुत अच्छा स्वाद होता है मैंने बंद कर दी है। जैसे मैंने संकल्प लिया है, शपथ ली है कि वो चीज़ें मैं कभी न खाऊंगा। अपरिग्रह, परिग्रह का मतलब होता है संचय या संग्रह, और अपरिग्रह का मतलब होता है कि किन्हीं चीज़ों का संग्रह न करना। यहाँ पर देखिए, लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा है। इतना बड़ा व्यक्तित्व विनोबा जी भावे का और इतना महान कार्य, लेकिन ज़रूरी चीज़ें उनके पास कितनी हैं? केवल एक लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम में जो है एक लोटा साधारण सा, एक धोती, कंबल, और जिनसे उन्हें बेहद प्यार है वो पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा। बाकी बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है। आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, बंडी, कोट, टोपी ये तो अत्यावश्यक है, लेकिन उन्होंने ये देखा कि हमारे भारत में इतनी गरीबी है, कई सारे लोग तो निर्वस्त्र रहते हैं, अपना तन ढकने के लिए उनके पास ढंग का कपड़ा नहीं है, तो मैं भला ये बंडी, कोट और टोपी क्यों पहनूं? आखिर वो गांधी विचारधारा वाले थे, तो ये भी उन्होंने न पहनने का व्रत ले लिया। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ, केवल धोती से वो काम चला लेते हैं, और करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। जैसे चरखे पर कपड़ा बुना जाता है, उसी तरह करघा भी एक यंत्र होता है जिससे हाथों का सहारा लेकर वो कपड़ा बुना जाता है, वही कपड़ा मैं इस्तेमाल करूँगा। स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। या कहने का तात्पर्य ये है, परदेशी का यहाँ पर कोई संबंध ही नहीं है, वो तो बस स्वदेशी के दीवाने थे। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही। इसके पहले एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मद्रास में एक व्याख्यान दिया था, और उन्होंने वहाँ पर स्वदेशी परदेशी के संदर्भ में बहुत सारी बातें बताई थी। उसका आधार लेकर उन्होंने यह मुद्दा लिखा है। अगला मुद्दा उन्होंने दिया है सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठाक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इनका परिपालन बहुत ही आवश्यक है जीवन में। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है। क्या विचार आता है? देखिए, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा?
यानी मैंने जितनी सेवा की है, वैसे तो वो ये मानते ही नहीं कि मैंने बहुत बड़ी सेवा की है, लेकिन और भी कुछ ईश्वर मुझसे सेवा लेना चाहेगा तो इसे मैं अपना भाग्य समझूंगा। वो कहते हैं आगे, मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर, अब क्या आइए आगे वो भी बताएंगे। आश्रम के नियमों के अनुसार मैं अपना आचरण रखता हूँ। जो व्यक्ति आश्रम में रहते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि आश्रम से जुड़े हुए जितने भी नियम होते हैं उनका पालन उन्हें अच्छी तरह से करना पड़ता है, वरना उन्हें आश्रम से निकाल दिया जाता है। यानी मैं आश्रम का ही हूँ। आश्रम ही मेरा साध्य है, साधन नहीं है, साध्य है, मेरा सब कुछ है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वो है अपना भोजन। क्या है वो? यानी भाकरी स्वयं बनाना। बाजरे की रोटी यानी भाकरी, जो कि उन्हें बनाना नहीं आता, और वो ये भी समझते हैं कि वो मुझे बनाना नहीं आता, ये मेरी एक कमी है, एक कमज़ोरी है। मैंने इसका भी प्रयत्न किया पर प्रवास में यह संभव न हो सका। कई सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो बाकी सब कुछ तो बना लेते हैं, लेकिन बाजरे की रोटी, जिसे मराठी में भाकरी कहते हैं, वो बनाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो विनोबा भावे को भी भाकरी बनाना नहीं आया। सत्याग्रह का दूसरा कोई कोष्टक में लिखा है, शायद रेल संबंधित सत्याग्रह शुरू करने का, अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर कोई रेल संबंधित सत्याग्रह शुरू करना है तो उससे संबंधित सवाल पैदा होता हो तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। बस आपको केवल आदेश देने की देर है, मैं उसके पहले ही पहुंच जाऊंगा। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं, क्या परिवर्तन हुआ है, तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है, तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, ये जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। विद्यार्थी मित्रों, आप जानते होंगे कि गांधी जी एक महान समाज सुधारक थे, एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे, और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने विशेष योगदान भी दिया है। उनका तो ये मानना था कि सामाजिक उन्नति में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, और शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ सुंदर समाज की निर्मिति कभी भी हो नहीं सकती, असंभव है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति उनके विचार क्या है और कोई उनकी योजना है क्या भविष्य में, वो जानने के लिए विनोबा भावे उत्सुक है, और उसी प्रकार उन्हें अपने आहार में क्या क्या बदल करना चाहिए, क्या परिवर्तन करना चाहिए, ये भी जानने की उनकी प्रबल इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखें, ऐसा विनोबा का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। मैंने पहले ही बताया विद्यार्थी मित्रों कि विनोबा भावे महात्मा गांधी जी को अपने पिता समान मानते हैं, तो ये पुत्र की हैसियत से वो कहते हैं कि आप मुझे ज़रूर पत्र लिखेंगे और मैं उसकी प्रतीक्षा करूँगा। आगे वो कहते हैं, मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूँगा। विनोबा के प्रणाम। विद्यार्थी मित्रों, अतीत के पत्र इस पाठ का एक पहला हिस्सा आज हमने पूरा किया है। पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी, और हिंदी शिक्षक ये मेरे चैनल पर हम फिर से भाग क्रमांक 2 में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।